नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। 10वीं वीडियो है ये स्पेक्ट्रम की सीरीज की। दो चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स और एक है सर्वे ऑफ रीजनल किंगडम्स। पार्ट हैं ये, सब पार्ट हैं आपके चैप्टर 4 के। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वही बात हर बार जो मैं आपसे कहता हूँ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की किताब अपने सामने खोल के रखिए और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन जरूर दबा दे दोस्तों। अब देखिए, अगर रीजनल स्टेट्स की राइज की बात अगर करी जाए तो तीन तरीके के रीजनल स्टेट्स उभर के सामने आएंगे। पहले तरीके का जो रीजनल स्टेट्स है उसको बोला गया है सक्सेसर स्टेट्स। ओके, दूसरे तरीके के जो रीजनल स्टेट्स उठेंगे वो होंगे आपके इंडिपेंडेंट किंगडम, और तीसरे तरीके के जो रीजनल स्टेट्स उठेंगे वो हैं आपके न्यू स्टेट्स। नए स्टेट्स जो बनेंगे वो उठेंगे। न्यू स्टेट्स। अब अगर हम बात करें सक्सेसर स्टेट्स, तो भाई सक्सेसर स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आए। देखिए, सक्सेसर स्टेट्स वो स्टेट्स थे जो पहले मुगलों के राज के अंदर थे, मुगल प्रोविंसेस थे, ठीक है ना। वहां पे मुगल गवर्नर्स जाके रूल करते थे। बाद में क्या होगा, देखिए अगर आप मुगल राज को देखोगे, कुछ जगह ऐसी थी जहां पे डायरेक्टली मुगल राज था, मतलब मुगल द्वारा अपॉइंट किए गवर्नर राज करते थे। कुछ जगह ऐसी थी जिनको मुगल अंपायर के राजाओं ने हरा दिया और फिर मुगल अंपायर के राजाओं ने उन जगहों के राजा से बोला कि तुम ऑन बिहाफ ऑफ मुगल अंपायर रूल करो, हमें रेगुलरली टैक्स भेजते रहना और हमारे कोर्ट पे तुम्हारा स्वागत है, हमारे कोर्ट पे एज अ मंत्री तुम आके बैठ सकते हो। तो सक्सेसर स्टेट्स वो स्टेट्स थे जहां पे सीधे सीधे मुगलों का राज था, जहां पे सीधे सीधे जो मुगल एम्परर थे वो अपने सूबादार्स को, अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे। कौन कौन से स्टेट्स थे इस तरीके के। तीन मेन स्टेट्स आपको ऐसे यहां पर नजर आएंगे। एक तो था आपका अवध, आसपास के आज की डेट का जो लखनऊ और जो फैजाबाद इलाका है वो था आपका अवध। एक था आपका बंगाल और एक था आपका हैदराबाद। ये तीन आएंगे आपके सक्सेसर स्टेट्स की कैटेगरी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेसर स्टेट्स की कैटेगरी में ये आएंगे। इसके बाद दोस्तों आते हैं कौन, ये इसके बाद आते हैं आपके इंडिपेंडेंट किंगडम। अच्छा, सक्सेसर स्टेट्स के बारे में एक खास बात है दोस्तों, भले ही इन सक्सेसर स्टेट्स में जो भी रूलर आएंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि उन रूलर के बच्चे आगे राज करेंगे। आप देखोगे कि मुर्शीद कुली खान का बेटा बाद में बंगाल का नवाब बनेगा। हालांकि निजाम उल मुल्क असफ जाह की डेथ के बाद उसका बेटा जब नवाब बनेगा तो काफी बवाल उस समय पे शुरू हो गया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूप्लिक्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जो कि मैंने आपको कैरनाटिक वॉर्स के थ्रू समझाया है। अगर आपने कैरनाटिक वॉर्स नहीं देखे जाके उनको देखिए तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी। तो सक्सेसर स्टेट्स में ये जो राजा बैठेंगे, ये जो नवाब बैठेंगे, ये अपनी फंक्शनिंग में इंडिपेंडेंट होंगे, अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। इनकी पोस्ट हेरिडिटरी होगी, केवल इनके बच्चे राजा बनेंगे। लेकिन आप देखोगे कि ये अपने फॉर्मल टाइज को मुगल एम्परर से नहीं तोड़ेंगे। रेगुलरली ये मुगल एम्परर को थोड़ा बहुत पैसा बेचते रहेंगे, लेकिन अपनी फंक्शनिंग में, अपने काम करने के तरीके में ये इंडिपेंडेंट होंगे। किसी भी तरीके का मुगल एम्परर का इंटरफेरेंस इनके काम में नहीं होगा। वहीं पे इंडिपेंडेंट किंगडम की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो इंडिपेंडेंट किंगडम वो किंगडम थे जो मुगल अंपायर के पतन के साथ साथ जिन्होंने बोल दिया कि भाई हम इंडिपेंडेंट है। कौन? मुगल अंपायर। तो इसमें आ जाते हैं आपका राजपूत स्टेट्स। बहुत सारे राजपूत स्टेट्स ने बोल दिया कि भैया हम नहीं जानते कौन सी मुगल अथॉरिटी, हम तो इंडिपेंडेंट है, ये हमारा इलाका है, हम किसी के अधीन नहीं है। फिर मैसूर का स्टेट आगे आएगा आपका हैदर अली के अंदर, वो भी बोल देगा कि हम इंडिपेंडेंट है। हालांकि मैसूर में हैदर अली का राज बहुत बाद में आया, उससे पहले कई डायनेस्टियों का राज था। वो डायनेस्टियां शुरुआत में मुगल एम्पायर के अंदर थी, बाद में बोल देंगे हम मुगल एम्पायर को नहीं जानते, हमें कोई लेना देना नहीं है मुगल एम्पायर से। और फिर कुछ नए स्टेट्स उभर के आए। नए स्टेट्स ने बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस दिया मुगल एम्पायर को और बाद में ब्रिटिश एम्पायर को भी। तो इसमें आएंगे आपके मराठास। आपको पता है मराठास ने मुगलों से भी लड़ाइयां लड़ी और मराठास ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मजे चखा दिए। फिर सिख आएंगे और फिर जाट। तो न्यू स्टेट्स में मराठा स्टेट, सिख स्टेट और जाट स्टेट, ये तीन स्टेट्स निकल के आते हैं। तो सक्सेसर स्टेट समझ में आ गया आपको, इंडिपेंडेंट स्टेट समझ में आ गया और न्यू स्टेट। सक्सेसर स्टेट में अवध, बंगाल, हैदराबाद, तीन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट स्टेट में राजपूत प्रिंसिपैलिटी बहुत सारी और मैसूर का स्टेट, और न्यू स्टेट्स में आपका मराठा, सिख और जाट। ठीक है,
ये मैप आपके सामने है, भी जब जब जरूरत पड़ती रहेगी जगहों को देखने के लिए, तब तक हम इस मैप पे वापस आते रहेंगे। यहां पे आके देखते हैं, लेफ्ट साइड पे दोस्तों आपको नजर आ रहे हैं नवाब उल मुल्क असफ शाह। ये है नवाब उल मुल्क असफ शाह। नवाब उल मुल्क असफ शाह के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए ये जो आपके नवाब उल मुल्क असफ शाह थे, जो कि हैदराबाद के फाउंडर थे, देखिए ये शुरुआत से ही काफी इंपॉर्टेंट थे, औरंगजेब के टाइम में भी थे। नवाब उल मुल्क असफ शाह का यह कहना था कि आप बिल्कुल कॉशियस बनो अकबर की तरह, और आप ब्रेव बनो औरंगजेब द आलमगीर की तरह। ये इनका बोलना था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुगल सर्विस में रहे थे। इनको नाम दिया गया चिन किलिच खान। मैं लिख देता हूं, ये चिन किलिच खान जो इनको नाम दिया गया दोस्तों, ये नाम दिया इनको औरंगजेब ने। तो इनका नाम पड़ा चिन किलिच खान। औरंगजेब ने नाम दिया, कब दिया? 1690 से लेकर 1691 के काल में। फिर आप देखोगे फरुखसियर के दौरान इनको नाम मिला निजाम उल मुल्क, और निजाम उल मुल्क ये नाम इनको मिला है 1713 में। किसने दिया? फरुखसियर ने। और फाइनली जब ये चले जाएंगे डेक्कन में, और डेक्कन में जाके अपना राज बनाएंगे, तो ये बोलेंगे अपने आप को असफ जाह। अब असफ जाह इनको देखिए, 1725 में मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले। काफी बताया मैंने आपको इनके बारे में। इनका कोई और काम धंधा नहीं था, ये बस दारू पीते थे, हुक्का पीते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने इनको असफजाह बुलाया। लेकिन ये कहा जाता है कि नवाब उल मुल्क ने खुद अपने आप को असफजाह बोला, और बाद में मोहम्मद शाह रंगीले ने बोल दिया कि ठीक है ये असफजाह है। और देखिए मोहम्मद शाह रंगीले भी इनसे खुश हो गया था। क्यों खुश था? क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीले को हर साल पैसा भेजते थे ये, और पैसा भेज दो तो मुगल एम्परर खुश, ये बात बोली गई। अब अगर हम देखें नवाब उल मुल्क असफ शाह के बारे में, नवाब उल मुल्क असफ शाह मुगल कोर्ट में थे, मुगल कोर्ट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस में थे। एक टाइम के बाद उनको समझ में आया कि भाई मुगल कोर्ट के जो राजा हैं, ये नॉबल्स हैं, एक लिमिट से ज्यादा ये आपस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, अब यहां रहने का कोई फायदा है नहीं। तो अब मैं जाऊंगा वापस डेक्कन। डेक्कन के पहले गवर्नर रह चुके थे, डेक्कन के ऊपर इनकी काफी पकड़ थी, तो ये डेक्कन वापस जाना चाहते थे। बहुत सारे काबिल ऑफिसर्स को लेके नवाब उल मुल्क असफ जाह डेक्कन की तरफ चले। लेकिन देखिए डेक्कन में इस्टेब्लिश करना एक आसान बात नहीं थी, क्योंकि डेक्कन में पहले ही कौन बैठा था? डेक्कन में पहले बैठा था मुबारिज खान। मुबारिज खान कौन था? मुबारिज खान गवर्नर था, जिसको फरुखसियर ने अपॉइंट किया था डेक्कन में। वो 9 साल से डेक्कन का गवर्नर था। ये मुबारिज खान आराम से वहां पे बैठा था, और मुबारिज खान को डेक्कन की पोस्ट मिली हुई थी गवर्नर की। ऑलमोस्ट वो डेक्कन का राजा था। वो क्या कभी अलाउ करेगा असफ जाह को कि आओ भाई गद्दी बैठो? उसने बोला नहीं भाई, मैं हूं यहां का गवर्नर। तो इसके लिए ये जो नवाब उल मुल्क असफ जाह है, इनको एक जंग लड़नी पड़ी। इस जंग का नाम है बैटल ऑफ शक्र खेड़ा। 1724 में हुई थी ये जंग। इस बैटल ऑफ शक्र खेड़ा में कहा जाता है कि असफ जाह ने आपका मुबारिज खान को हरा दिया। मुबारिज खान को इस जंग में काफी चोटें लगी थी। अपने हाथी पर बैठ के मुबारिज खान भाग तो गया, पर बाद में वो अपने चोटों के चलते उसकी मृत्यु हो गई। समझ गए दोस्तों? तो अब आप समझ लीजिए कि निजाम उल मुल्क असफ जाह जो बैठे थे आपका पोस्ट पे नवाब, मतलब ये जो डेक्कन के नवाब बने थे, वो डेक्कन का नवाब बनना भी आसान नहीं था, काफी लड़ाई करनी पड़ी थी, और जो कोर्ट इंट्रीग्स थे वो भी काफी मुश्किल थे। बट फाइनली एज अ विनर निजाम उल मुल्क बैठेंगे हैदराबाद की गद्दी पे। हैदराबाद की गद्दी पे जब तक ये बैठे इन्होंने एफिशिएंटली राज किया। हालांकि इनको काफी प्रॉब्लम्स थी मराठास के साथ और आसपास की ताकत के साथ, इनकी लगातार लड़ाइयां हो रही थी। लेकिन जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक ये प्रॉपरली रूल करेंगे। इनकी मृत्यु के बाद फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कैरनेटिक वॉर छिड़ेंगे तब प्रॉब्लम होगी। तब तक तो सब कुछ ठीक था। आगे चलते हैं। हैदराबाद के बाद हम बात करेंगे किसकी? अवध की। भैया अवध एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी थी। ये कह सकते हैं कि इसकी फाउंडर थे आपके सदात खान। सदात खान को बोला जाता है बुरहान उल मुल्क। ये रहे आपके सदात खान। बोला जाता है इनको सदत खान, बुरहान उल मुल्क भी इन्हें कहा जाता है। एक शिया मुस्लिम थे, ठीक है, और शिया सुन्नी का काफी प्रॉब्लम चलता है, ये आपको मालूम ही है। जब ये मुगल कोर्ट में थे तो मुगल कोर्ट में इन्होंने सैयद ब्रदर्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी, ठीक है। बाद में देखोगे सैयद ब्रदर्स को मार भी दिया जाएगा। शुरू शुरू में इनको काफी सारे आप कह सकते हैं बेनिफिट्स मिले मुगल कोर्ट में। बाद में इनको मुगल कोर्ट जो था आगरा में, वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, कहां पे? अवध में।
अवध में ये राज करने लगे। बाद में आप देखोगे 1739 के दौरान एक बवाल शुरू होगा। क्या बवाल हुआ? तो 1739 के दौरान नादिर शाह ने अटैक किया था, ये आपको मालूम है, ठीक है। इन्होंने किया, नादिर शाह ने अटैक। अब नादिर शाह के अटैक के दौरान सदत खान बुरहान उल मुल्क ने मुगल एम्परर की मदद करनी चाहिए और उसने मुगल एम्परर की मदद करी भी। लेकिन आप देखोगे दोस्तों कि ये जो सदत खान है, जब ये मुगल एम्परर की साइड से नादिर शाह से लड़ रहा होगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि इनएफिशिएंट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चलते इस सदत खान को नादिर शाह पकड़ लेगा, कैप्चर कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा और फिर सदत खान को नादिर शाह के सामने लेके जाया जाएगा। नादिर शाह ने से पूछेगा कि तुम शिया हो तो फिर हमारे खिलाफ क्यों लड़ रहे थे? तो फिर सदत खान ने नादिर शाह से बोला कि मैं मुगल एम्परर को धोखा नहीं देना चाहता। तो नादिर शाह ने इसको मारा नहीं, इसको माफ कर दिया और नादिर शाह ने बोला कि देखो मुझे पैसे चाहिए, तो तुम किसी भी तरह से करके मुझे पैसे दो और मैं पैसे लेके वापस यहां से चला जाऊंगा। शुरुआत में देखेंगे दोस्तों, नादिर शाह ने जो दिल्ली पे अटैक किया था ना, वो दिल्ली पे अटैक बाद में किया था। बैटल को हारने के बाद भी नादिर शाह ने दिल्ली में जो लूट मचाई थी, उस लूट को अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जो मुगल लीडरशिप थी वो बिल्कुल इनएफिशिएंट थी, एकदम ही वाहियात किस्म की मुगल लीडरशिप बैठी थी। मोहम्मद शाह रंगीले थे राज में, मोहम्मद शाह रंगीले के बस की बात नहीं थी नादिर शाह से कब्जा करना। आप देखोगे जब पूरा, आप कह सकते हो जब अटैक आएगा ना इसका नादिर शाह का, मोहम्मद शाह रंगीले को तो कैप्चर कर ही लेंगे, पूरे के पूरे हरेम को कैप्चर कर लेंगे मोहम्मद शाह रंगीले के। और आप एक चीज देखोगे, जब इस सदत खान को कैप्चर कर लिया ना नादिर शाह ने, तो एक इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, एक इंपॉर्टेंट इंपीरियल पोस्ट थी जो कि सदत खान को मिलनी थी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पोस्ट मोहम्मद शाह रंगीले ने किसी और को दे दी। तो सदत खान ने भी नादिर शाह के कान भरे कि भाई मुगल ट्रेजरी में बहुत पैसा है, आप और पैसा मांगिए, कम पैसा मत मांगिए। उस चक्कर में नादिर शाह कहा जाता है कि नादिर शाह ने दिल्ली में अटैक करके दिल्ली में बिल्कुल तरखाट सा मचा के रख दिया। देखिए बहुत ही, आप कह सकते हैं ना कि ये जो नादिर शाह का अटैक था ना, इसने मुगल अंपायर की जो पूरी ताकत थी, मुगल अंपायर की जो पूरी, आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट थी, पूरी की पूरी रिस्पेक्ट को एकदम तबाह करके रख दिया। कन्फ्रंटेशन जो था नादिर शाह का, और नादिर शाह के बाद आपको पता है अहमद शाह अब्दाली आएगा, अहमद शाह अब्दाली और पूरा बवाल मचा के चला जाएगा। अच्छा, एंड में जो मृत्यु हुई थी इसकी सदत खान की, ये मृत्यु को भी बड़ा ही अजीब बोला जाता है। किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये मरा क्यों, बहुत सारे कारण दिए गए। तो एक हिस्टोरियन है अबुल कासिम लाहौरी, अबुल कासिम लाहौरी ने बोला कि सदत खान मर गया, उसको कुछ बॉडीली प्रॉब्लम्स थी। हरिचरण दास ने बोला कि उसको पैर में कैंसर हो गया था इसलिए मर गया। रुस्तम अली ने बोला कि सदत खान ने सुसाइड कर लिया। अभी आपकी यहां पे जो किताब है स्पेक्ट्रम, इसमें लिखा है कि भाई नादिर शाह ने सदत खान से बहुत ज्यादा पैसे मांगे। हारने के बाद नादिर शाह ने सदत खान से बहुत ज्यादा पैसे मांगे, सदत खान के पास इतने पैसे थे नहीं, तो सदत खान इतने ज्यादा प्रेशर में आ गया कि उसने सुसाइड कर लिया। अब एग्जैक्टली सदत खान क्यों मरा, ये आज की डेट में हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन सदत खान नादिर शाह के अगेंस्ट मुगल एम्परर की तरफ से लड़ने गया था। किससे? नादिर शाह से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ये थी सदत खान की कहानी। तो आप कह सकते हो अवध प्रिंसिपैलिटी को किसने फाउंड किया? सदत खान ने फाउंड किया। और सदत खान के बाद अवध की गद्दी पे कौन बैठेगा? तो सदत खान के बाद अवध की गद्दी पर बैठेगा सफदर जंग। ओके, यहां पे दो और चीजें पता चली, मोहम्मद शाह रंगीले को भी कैप्चर किया था नादिर शाह ने, सदत खान को भी कैप्चर किया था नादिर शाह ने। इसके बाद कौन आता है प्ले में? तो अब इसके बाद आपके प्ले में आएंगे भाई बंगाल की प्रोविंस। बंगाल में क्या हुआ ये देखते हैं। फिर दोस्तों बंगाल के सबसे पहले इंडिपेंडेंट स्टेट किसने बनाया बंगाल का? तो मुर्शीद कुली खान ने बनाया। मुर्शीद कुली खान वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल। मुर्शीद कुली खान का नाम सुना होगा आपने। अभी आज की डेट में बंगाल में दोस्तों आपने एक जगह सुनी होगी मुर्शिदाबाद। वैसे तो मुर्शिदाबाद को कोई जानता नहीं है, ठीक है। मुर्शिदाबाद में आपका एमडीआई है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। एक एमडीआई गुड़गांव में है और एक एमडीआई आपका मुर्शिदाबाद में है, ठीक है। तो ये जो मुर्शिदाबाद शहर है ये मुर्शीद कुली खान के नाम पे बना है, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के इंडिपेंडेंट स्टेट को फाउंड किया। उस समय पे मुर्शिदाबाद एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। आज की डेट में मुर्शिदाबाद कोई बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है नहीं।
आप जाके देख लीजिए उसकी, हाँ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस तो उसकी है। मुर्शीद कुली खान बहुत कैपेबल रूलर था, बंगाल उसके अंदर बहुत प्रॉस्पेरस बना। और देखिए बंगाल की प्रोविंस वैसे भी बहुत रिच थी। आप बाद में देखोगे कि भाई बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये जो अंग्रेज थे सबसे पहले बंगाल में घुसे, और कह सकते हैं लिटरली उन्होंने बंगाल को बर्बाद करके रख दिया, चूस लिया बंगाल को। मुर्शीद कुली खान के बाद, उसकी मृत्यु के बाद 1727 में बंगाल की गद्दी पर बैठेगा मुर्शीद कुली खान का बेटा जिसका नाम है शुजाउद्दीन। जैसा कि मैंने बताया ये सक्सेसर स्टेट्स चल रहे हैं, अभी सक्सेसर स्टेट्स की बात हो रही है, और सक्सेसर स्टेट्स के पास ये ताकत थी कि भाई हाँ जब वो मरेंगे तो उनके बच्चे बैठेंगे। तो शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठेगा। शुजाउद्दीन के बाद कौन आएगा गद्दी पर? सरफराज खान आएगा। सरफराज खान को मार देगा एक पर्सन जिसका नाम था अली वर्दी खान। तो 1740 में सरफराज खान को मार देगा अली वर्दी खान। अली वर्दी खान कौन था? तो अली वर्दी खान बिहार का डिप्टी गवर्नर था और वो बंगाल में पावर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट रूलर थे मुर्शीद कुली खान, उसके बाद शुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खान, उसके बाद अली वर्दी खान। ये एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, ये भी भाई मुगल एम्परर को पैसा भेजते थे रेगुलरली। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। जैसा कि मैंने बताया ना आपको, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ गए थे जिन्होंने बोल दिया कि कौन मुगल एम्पायर, हम तो अलग हैं। तो उसमें सबसे पहले थे राजपूत। तो जैसे जैसे मुगल अथॉरिटी कमजोर होगी दोस्तों, ये राजपूत अपने आप को अलग करते जाएंगे। खासकर राजपूतों का अपने आप को अलग करने की एक मेजर वजह थी औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी के चलते, औरंगजेब एक रिलीजियस बाइगट था, कट्टर मुसलमान था वो, जिसके चलते उसने टॉलरेंस के प्रिंसिपल को छोड़ दिया। वो टॉलरेंस का प्रिंसिपल जो कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां सबने माना, उस टॉलरेंस के प्रिंसिपल को औरंगजेब ने छोड़ा और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। राजपूत स्टेट्स नाराज हो गए। औरंगजेब के जो राज था उसके एंड में ही बहुत सारे राजपूत स्टेट्स ने अपने आप को अलग किया। हालांकि औरंगजेब ने उसको शुरुआत में तो हरा दिया, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तब एक राजपूत रूलर था जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह क्या करेगा, 1708 में दो लोगों के साथ पार्टनरशिप बनाएगा। एक तो पार्टनरशिप बनाएगा जय सिंह टू के साथ। ये जय सिंह टू बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे, इनके बारे में मैंने पहले बताया, आगे बताऊंगा। और एक थे दुर्गादास राठौर। इनके साथ बना के अपने आप को कर लेगा वो इंडिपेंडेंट। अजीत सिंह, जय सिंह टू और दुर्गादास राठौर। इसके खिलाफ धावा बोल दिया किसने? बहादुर शाह वन ने। बहादुर शाह वन 63 साल की उम्र पे गद्दी पे बैठे थे, औरंगजेब के बेटे थे। काफी देर से इनको गद्दी मिली, ठीक है, बहुत सारे बच्चे थे। अच्छा, औरंगजेब की मृत्यु हुई दोस्तों 1707 में और बहादुर शाह गद्दी पे बैठेंगे 1709 में। 2 साल तो ये आपस में भाई लड़ते रह गए कि गद्दी पर कौन बैठेगा। एंड में बहादुर शाह 63 साल के लड़ लड़ के आके गद्दी पे बैठे। तब तो बहुत सारे राजपूत प्रिंसेस बोल चुके थे हम अलग। पर जैसे तैसे थोड़ा बहुत राजपूत को दबाने में बहादुर शाह वन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन उस समय पे जरूरी था कि बहादुर शाह वन अपने जो अंपायर था उसको कंसोलिडेट करे, ना कि राजपूतों से लड़े। ठीक है, एक समय पे आप देखोगे बहादुर शाह वन के बाद भी, क्योंकि बहादुर शाह वन भी ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाया, वो जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। राजपूत बहुत बड़े इलाके में रूल कर रहे थे। हालांकि राजपूत की कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी, वो अलग अलग पॉकेट्स में रूल करा करते थे। तो दिल्ली से लेके वेस्टर्न कोस्ट तक राजपूतों का राज रहा है दोस्तों एक टाइम पे। यहां देखिए इस मैप में दिल्ली से लेके ये जो पूरा इलाका है, एक समय ऐसा था कि इस पूरे इलाके में राजपूत का राज रहा। कब? औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूत का जब कंसोलिडेशन शुरू हुआ। तो राजपूत स्टेट्स के बारे में हमने बात की। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपैलिटी निकल के आएगी जिसका नाम है मैसूर। मैसूर है कहां पे? तो देखिए मैसूर स्टेट दोस्तों 18वीं सेंचुरी में आएगा। मैसूर स्टेट जहां पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से मिलते हैं, वहां पे मैसूर स्टेट है। ये मैसूर स्टेट्स में इनिशियली कौन राज करेगा? वोडेयार डायनेस्टी का राज था। ठीक है, बहुत सारी पावर्स इस टेरिटरी में इंटरेस्टेड थी। आसपास मराठा राठा भी थे, उनकी भी नजर थी। और आप देखोगे भले ही इस वोडेयार डायनेस्टी को हटा के या फिर एक प्रिंसिपल रूलर, एक नॉमिनल रूलर की तरह रख के हैदर अली राज करेगा, लेकिन हैदर अली की जो अंपायर है ना मैसूर, उस पर लगातार हमले होंगे, मराठाओं के, अंग्रेजों के। हैदर अली लगातार लड़ता रहेगा बैटलफील्ड में, मराठाओं से लड़ेगा, अंग्रेजों से लड़ेगा, और हैदर अली के बाद उसका जो बेटा है टीपू सुल्तान वो भी लड़ता रहेगा। और एंड में आप देखोगे टीपू सुल्तान हारेगा। किससे?
ब्रिटिशर्स से। ठीक है, ये मैसूर प्रिंसिपैलिटी आपको यहां नजर आ रही है। ओके, तो मैसूर प्रिंसिपैलिटी की भी लोकेशन आपको दिख गई। आगे बात करते हैं, केरला की बात की जाए तो भैया केरला था, एक रूलर थे मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा की लीडरशिप के अंदर था ये केरला। मार्तंड वर्मा ने केरला को इंडिपेंडेंट बनाया। इनकी कैपिटल थी ट्रेवनकोर। कन्याकुमारी से लेके कोचीन तक इनकी बाउंड्री थी। इन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया और बहुत अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये आपको पूरा ट्रेवनकोर ये केरला नजर आ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो राज था दोस्तों, वो था आपका जाट्स का। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम। और ये जो जाट्स का किंगडम है दोस्तों, ये आएगा एग्जिस्टेंस में कब? ये आएगा एग्जिस्टेंस में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ये एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी जो कि दिल्ली, मथुरा और आगरा के इलाके के आसपास में बहुत बड़े एरिया में रहती थी। शुरू शुरू में जब औरंगजेब की ऑप्रेसिव पॉलिसीज थी, और औरंगजेब की ऑप्रेसिव पॉलिसी इसलिए थी क्योंकि भाई मुगल एम्पायर को चाहिए था टैक्स। डेक्कन में वो अपना लड़ाई लड़ रहे थे मराठाओं के साथ, तो उसके लिए पैसा चाहिए था। पैसे के लिए वो पीजेंट्री के ऊपर टैक्स बढ़ा देंगे तो टैक्स जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी हो नाराज हो जाएगी। इस एग्रीकल्चर कम्युनिटी में ये जाट्स काफी डोमिनेंट थे। तो दिल्ली, मथुरा, आगरा के आसपास के इलाके में थे, और यहां पे इन्होंने शुरुआत में रिवॉल्ट कर दिया औरंगजेब के अगेंस्ट में। लेकिन शुरुआत में दोस्तों औरंगजेब ने इनको दबा दिया। बाद में देखोगे दो इंपॉर्टेंट रूलर्स उठ के आएंगे। एक तो है चूरामन, इंपॉर्टेंट नाम है ये, और एक है बदन सिंह। ये दो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे आपके जाट सेटलर्स में जो अपना कुछ नाम बनाएंगे, और इन्होंने बनाया द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर। द जाट स्टेट ऑफ भरतपुर इन्होंने सेटल किया भरतपुर नाम की जगह पे। कमेंट में बताइए भरतपुर नाम की जगह कौन से स्टेट में है। अब आप देखोगे दोस्तों एंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जाट रूलर्स में निकल के आएगा वो होगा सूरजमल। सूरजमल वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। अगर बात की जाए सूरजमल की, फर्स्ट ऑफ ऑल सूरजमल ने अपना इतना बड़ा राज बनाया क्यों? कैसे दोस्तों? सूरजमल ने अपना इतना बड़ा राज इसलिए बनाया क्योंकि उस समय पे कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप थी नहीं। सूरजमल का जन्म तो आप देखो, जब जिस साल औरंगजेब मरा था 1707 में, उसी साल सूरजमल का जन्म हुआ। 1755 पे वो भरतपुर की गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपने अंपायर को एक्सपेंड किया। सूरजमल यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, इनका रेन 1755-1763 था, और इनके रेन के दौरान ही 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें मराठा बहुत बुरी तरीके से हारे थे अहमद शाह अब्दाली पे। काफी सारी बातें उठी थी उस समय पे कि उस समय पे सूरजमल ने मराठास की मदद क्यों नहीं की। हालांकि ऑब्वियस ही बात है, जो आपका स्टेट था जाट स्टेट था, और मराठा स्टेट्स के बीच में भी काफी सारे टफसल्स थे, क्योंकि जो मराठा स्टेट थे वो सब पे ही अटैक करते रहते थे और टैक्स मांगते रहते थे। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा अकेले पड़ जाएंगे और वो हार जाएंगे अहमद शाह अब्दाली से। और ये जो जंग लड़ी गई थी ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये जो जाट एरियाज थे ना, जाट एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन, ये जो सूरजमल के अंदर जो एरियाज थे उससे बहुत ज्यादा दूर ये जंग नहीं लड़ी जा रही थी। जंग पानीपत में लड़ी जा रही थी, और दिल्ली, मथुरा, आगरा के आसपास का जो इलाका था वो जाट रूलर सूरजमल के कंट्रोल के अंदर था। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें आपको समझ में आई। तो भाई जाट लीडर्स में चूरामन, बदन सिंह और एक सूरजमल इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, सूरजमल की एक और खास बात थी, इसका जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत एफिशिएंट था। अगर आप इसका स्टेट देखोगे तो ईस्ट में गंगा से लेके चंबल इन साउथ, आगरा का, मथुरा का, मेरठ का, अलीगढ़ का सूबा इसके कंट्रोल के अंदर था। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए यहां पे दिल्ली के आसपास का एक काफी बड़ा इलाका वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस जाट रूलर सूरजमल। तो आगरा, मथुरा, मेरठ, ये इधर का इलाका, इसके आसपास का ये जो इलाका नजर आ रहा है, ये काफी बड़ा इलाका आपका दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सूरजमल। और यहां पे कहीं पे पानीपत है, आप देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जंग उस इलाके से कितना पास हो रही है जिस इलाके पे सूरजमल का कंट्रोल था। ठीक है, 1763 में सूरजमल की मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु के बाद ये जो स्टेट है, जाट स्टेट था इतना बड़ा, जिसका एक बड़े इलाके पे कंट्रोल था, वो स्टेट छोटे 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 भागों में टूट जाएगा, क्योंकि इसके स्टेट्स के अंदर भी जमींदार थे,
उन जमींदार के ऊपर एक स्ट्रांग अथॉरिटी चाहिए उनको कंट्रोल में रखने के लिए। जब ऊपर की सेंट्रलाइज अथॉरिटी जब कमजोर हो जाएगी तो नीचे के जमींदार बोलेंगे कि हम आजाद हैं और पूरा का पूरा स्टेट टूट जाएगा। ये बड़े लेवल पे होता था, छोटे लेवल पे भी होता था। मुगलों में बड़े लेवल पे हुआ, ये जाट स्टेट में छोटे लेवल पे हुआ। फिर बात करते हैं सिखों की। सिक्स, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को एक मिलिटेंट सेक्ट में बदल दिया। पहले तो एक रिलीजन था, रिलीजन से मिलिटेंट सेक्ट में आ गया। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया था कि हमको मिलिट्री कैपेबिलिटीज एक्वायर करनी पड़ेंगी, क्योंकि शुरुआत में ही मुगल पावर से इनकी लड़ाइयां शुरू हो गई थी। तो सिखों ने अपने रिलीजन को बनाने के लिए, बचाने के लिए, अपने कहते हैं ना थॉट प्रोसेस को, अपनी आइडियोलॉजी को बचाने के लिए, अपनी लिबर्टी को बचाने के लिए अपने आप को एक मिलिटेंट सेक्ट में बदला। और बाद में 1708 के समय पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर सामने आया जो कि था बंदा बहादुर। लेकिन बंदा बहादुर को मुगल एम्परर ने कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। पता है वो कौन सा मुगल एम्परर था जिसने बंदा बहादुर को एग्जीक्यूट किया? पहले बता रखा है मैंने, ठीक है। फिर कुछ समय के लिए तो ठीक है, आपने सिखों को दबा दिया, मुगल लीडरशिप ने सिखों को दबा दिया। बाद में देखेंगे जब नादिर शाह अटैक करेगा 1739 में, और 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली अटैक करेगा। अच्छा एक और बात, अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पहली बार अटैक नहीं किया, तो उसने टोटल 5 बार अटैक किया है इंडिया पे। तो कई बार अहमद शाह अब्दाली के अटैक हुए हैं, नादिर शाह के भी अटैक हुए। इन अटैकों के दौरान सिख्स ने अपने आप को कंसोलिडेट किया, अपने आप को और ताकतवर बनाया, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड मुगल अथॉरिटी की ताकत घट रही थी। जब तक मुगल अथॉरिटी स्ट्रांग थी उन्होंने सिखों को आगे नहीं आने दिया। जैसे ही सेंट्रलाइज मुगल अथॉरिटी कमजोर होनी शुरू होगी तो सिख कम्युनिटी ऑटोमेटिकली ताकतवर होनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में देखेंगे जो सिख थे उन्होंने अपने आप को 12 कन्फेडरेसीज में बांटा, जिनको बोला गया मीजल्स। 12 मीजल्स में उन्होंने बांट दिया। ये मीजल काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। और बाद में अमृतसर में जो हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा था, वहां पे हर साल ये लोग मिलते थे अपनी पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए। तो एक मीजल था सुकर चकिया मीजल, सुकर चकिया मीजल, ठीक है। इस सुकर चकिया मीजल के जो लीडर थे वो थे महान सिंह, और इस महान सिंह लीडर का बेटे का नाम था रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह केम आउट टू बी द मोस्ट एफिशिएंट लीडर। रंजीत सिंह ने 12 के 12 मीजल्स की ताकत को मिलाया, कंबाइन किया। एक कंबाइंड सिख पावर बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो रंजीत सिंह को जाता है। रंजीत सिंह ने सिख पावर को कंसोलिडेट किया, अपने अंदर आने वाले एरिया को बढ़ाया। तो सतलज से लेके झेलम तक फिर सिख परचम फहराने लगा। 1799 में उन्होंने लाहौर पे कब्जा किया, 1802 में उन्होंने अमृतसर पे कब्जा किया। ये एक बहुत बड़े इलाके पे आपका सिखों का कंट्रोल हो गया इधर नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पे कब्जा हो गया इनका। इंपॉर्टेंट थे ये। अच्छा, रंजीत सिंह को यह पता था कि अंग्रेज बहुत बड़ी ताकत है, अंग्रेजों से सीधे लड़ना ठीक नहीं है। इसलिए रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ साइन किया ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू रंजीत सिंह ने बोला कि ये जो सिज सतलज वाली टेरिटरीज हैं, सिज सतलज, ये अंग्रेजों की। रंजीत सिंह को पता था कि भाई अंग्रेजों से पंगा लेना ठीक नहीं है। अब ये सिज सतलज वाली टेरिटरीज कौन है दोस्तों? तो देखिए पंजाब रीजन में कुछ स्टेट्स हैं, अगर आप ध्यान दीजिए, नॉर्थ में आ गई सतलज रिवर, ठीक है। साउथ में आ गई आपकी यमुना रिवर और दिल्ली का इलाका, वेस्ट में आकी सिरसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, और ईस्ट में आ गया आपके हिमालय। इसके बीच के इलाके में जितनी भी जगह आएगी वो अंग्रेजों के अंदर। ये किसने बोला? ये बोला आपके महाराजा रंजीत सिंह ने। और बाकी जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका था, अमृतसर, लाहौर, उसके बीच का जितना भी इलाका था, उस पर रंजीत सिंह ने अपना कंट्रोल बढ़ाया। वो एक बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। फ्रेंच सोल्जर्स का इस्तेमाल करके, यूरोपियन सोल्जर्स का इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। देखिए उस समय क्या होता था, देखिए फ्रेंच के साइड से और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से बहुत सारे ऐसे एफिशिएंट सोल्जर्स थे जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस को छोड़ के इन कोर्ट्स में जाके बैठ गए थे, क्योंकि इनको वहां ज्यादा अच्छा पैसा मिल रहा था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में इनको उतना पैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए रंजीत सिंह ने काबिल लोगों को बुलाया, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। लेकिन आप देखोगे 1838 में एक ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन करेंगे रंजीत सिंह जी। ये ट्राईपार्टाइट ट्रीटी ने अंग्रेजों को ये सहूलियत दी कि रंजीत सिंह की टेरिटरीज के थ्रू इंग्लिश सोल्जर्स निकल सकते हैं।
अब आप बोलोगे कि एक राजा कभी भी अपनी टेरिटरी से किसी दूसरे के पावर को, सोल्जर को निकलने क्यों देगा? क्योंकि हुआ ये, देखिए, अंग्रेजों के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में लगातार लड़ाई चल रही थी, और अफगानिस्तान एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर हो गया तो रणजीत सिंह के राज पे कुछ ना कुछ इंक्रोचमेंट करेगा, ये बात पक्की थी। इसलिए रणजीत सिंह ने ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन किया 1838 में। उस ट्राईपार्ट ट्रीटी के तहत अफगानिस्तान का जो करंट रूलर था उसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया, और वहां पे शाह सूजा को गद्दी पर बैठाया जाए। और शाह सूजा को गद्दी पर बैठाने के लिए अंग्रेज की पूरी आर्मी गई, और वो आर्मी निकली कहां से? रणजीत सिंह की टेरिटरी के थ्रू निकली। आप देखोगे जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहा तब तक सब कुछ ठीक था। 1839 में हो गई रणजीत सिंह की मृत्यु। अच्छा, रणजीत सिंह के पास एक बहुत बड़े समय के लिए कोहिनूर हीरा रहा है, तो हमारा द बिलव्ड कोहिनूर हीरा बहुत लंबे समय के लिए रणजीत सिंह के पास रहा। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। इनका छोटा बेटा दुलीप सिंह राजा बना, ठीक है। उनकी जो रीजेंट रानी थी वो राज कर रही थी, लेकिन आप बाद में देखोगे कि जो सिख अंपायर है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा दोस्तों, वो फिर कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। बाद में पावर में कौन आएंगे? बाद में आएंगे द माइटी मराठास। मराठा बहुत ताकत थे। अगर मुगल एम्पायर के बाद कोई ऐसी ताकत है जो कि पूरे इंडिया पर राज कर सकती थी, वो थी मराठास, ठीक है। बहुत फॉर्मिडेबल ये ताकत थी। इनकी ताकत शिवाजी के अंदर भी बढ़ी, बाद में पेशवा की लीडरशिप के अंदर भी बढ़ी। मुगल अथॉरिटी जो कि मालवा में थी और गुजरात के इलाके में थी, मालवा और गुजरात के इलाके में मुगल अथॉरिटी को उखाड़ फेंका, गवर्नर को उखाड़ फेंका, अपना राज स्थापित किया। मराठास ने बहुत जगहों पर हराया, वहां से टैक्स वसूला। आप देखोगे कि भाई बाद 1759 के टाइम पे दिल्ली में जिस पर्सन को इंस्टॉल करके गया था अहमद शाह अब्दाली, उस पर्सन को उठा के उखाड़ फेंकेंगे कौन? ये मराठा। किस पर्सन को हटा देंगे? पहले तो आप ये बताइए, क्या उसका रोहिलखंड से कोई रिलेशन था? पहले मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पूछ रहा हूं आपसे। 1759 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से थोड़ा पहले दिल्ली में जिस पर्सन को इंस्टॉल किया अहमद शाह अब्दाली ने, उसको उखाड़ फेंका इन मराठास ने। तो मराठाओं को गुस्सा आ गई। अहमद शाह अब्दाली ने बोला हम इन काफिरों को हरा देंगे। अहमद शाह अब्दाली ने छेड़ दिया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की तैयारियां हो रही थी, उस समय पे मराठाओं से एक गलती हो गई, उन्होंने दोस्त नहीं ढूंढे, और प्लस उनकी दोस्ती को एक्सेप्ट करने को तैयार भी नहीं था, और वो ढूंढ भी नहीं रहे थे, जिसके चलते अहमद शाह अब्दाली के सामने वो कमजोर पड़ गए और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में वो हार गए। फाइनली हम आते हैं किस पे? रोहिलखंड पे और फर्रुखाबाद पे। रोहिलखंड पे राज था रोहिल्लास का, ठीक है। और ये जो फर्रुखाबाद वाला इलाका था, इसको किसने सेटअप किया था? इसको सेटअप किया था मोहम्मद खान बंगश ने। मोहम्मद खान बंगश भी अफगान था, और रोहिलखंड पे भी जो लोग राज कर रहे थे वो भी अफगान थे। आप देखोगे दोस्तों 18वीं सेंचुरी के आसपास, खासकर मिड 18th सेंचुरी में 1750 के लगभग अफगान, बहुत मात्रा में अफगान अफगानिस्तान से इंडिया में आ गए, क्योंकि अफगानिस्तान में काफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी। इन अफगानियों में एक पर्सन था जिसका नाम था अली मोहम्मद खान। इस अली मोहम्मद खान ने देखा कि भाई नॉर्थ के कुछ इलाके में कोई सेंट्रलाइज्ड प्रॉपर लीडरशिप है नहीं। इसने उसका फायदा उठाया और अपने लिए एक छोटा सा एम्पायर बना लिया जिसका नाम था रोहिलखंड। अगर आप रोहिलखंड को मैप में देखना चाहो, आपको यहां नजर आ रहा है रोहिलखंड। इस रोहिलखंड में मोहम्मद अली खान ने अपना राज बैठा लिया। ओके, अच्छा, अपना राज बैठालने का मौका कैसे मिला इसको? जब नादिर शाह का अटैक हुआ और मुगल एम्पायर पूरी तरीके से कमजोर हो गया, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप पूरी तरीके से कमजोर हो गई, तो उस समय पे अली मोहम्मद खान को मौका मिल गया कि रोहिलखंड के इलाके पे कब्जा कर लो। आप देख सकते हैं नॉर्थ में कुमायूं हिल्स नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों, और गंगा से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इट इज बेसिकली साउथ ऑफ कुमायूं एंड नॉर्थ ऑफ गंगा, ठीक है। रोहिलखंड के इलाके को रोहिलास बोला जाता था। बहुत सारे इसमें अफगान्स थे, लेकिन इन रोहिलास को परेशानी भी बहुत हुई। इन रोहिला के किंगडम पे जाटों का अटैक हुआ, अवध रूलर्स का अटैक हुआ, मराठाओं का अटैक हुआ, ब्रिटिशर्स का अटैक हुआ। मराठाओं से रोहिल्लास काफी परेशान थे, इसलिए बाद में रोहिल्ला थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मदद करेंगे किसकी? अहमद शाह अब्दाली की। वहीं पे यूपी में आज की डेट में जो फर्रुखाबाद जगह है ना, उस फर्रुखाबाद जगह को बनाया था मोहम्मद खान बंगश ने, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि रोहिलखंड और फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद मोहम्मद खान बंगश
उसके साथ एसोसिएटेड था, और रोहिलखंड का बनाया था किसने? अली मोहम्मद खान। और बाद में जो रोहिल्लास हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली की मदद करेंगे, क्योंकि ये भी ओरिजिनली अफगान थे। ठीक है, तो यहां पे मैं अपनी इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। काम भर की चीजें मैंने आपको काफी बता दी है दोस्तों। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। जल्दी और वीडियो बना के लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।